अगर किसी के पास 25 लाख का बजट है तो उसको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? क्या होता है रेरा? रेरा पे सच में हम ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इलॉन मस्क ने भी इसकी बात करी है। पेन टॉलरेंस, मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए कितने आप में क्षमता है। ऐसे कौन से स्कैम्स है जो आपके सामने कभी आए हों? तो स्कैम्स ऐसी ये घोस्ट सिटीज के होते वो सिटी है कि इंस्टाग्राम वीडियो देख के अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो भी अपने पैसों को लाड़ी मार रहे हैं। नोएडा का रियल एस्टेट दौड़ रहा है और ओके। गुड़गांव का रियल एस्टेट दौड़ रहा है। प्लॉट या अपार्टमेंट, ईएमआई या रेंट, रेडी टू मूव फ्लैट्स में हमें जाना चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं उन पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार नहीं। होती। सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आप देख रहे हैं द वीटी शो। आज का एपिसोड हमारे हर एपिसोड की तरह बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस एपिसोड में, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री का नाम है सबसे पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री, रियल एस्टेट। आपको अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ समझनी हो ना, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। रेरा कैसे काम करता है, रेरा पे आप फुली ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने चाहिए, इस एपिसोड में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम मिस्टर परीक्षित चोपड़ा। थैंक यू कैसे हो वरुण, सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य आपने बुलाया मुझे शो पे। सर मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे ऑडियंस के लिए आए। आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे, और आई एम रियली एक्साइटेड टू नो क्या इस इंडस्ट्री में होता है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपके सवालों पे खरा उतरूं। जी सर। तो सर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? अ, वरुण, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। तो जब मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, उसके बाद कहीं ना कहीं तो जॉब करनी थी क्योंकि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो उस टाइम अंसल प्रॉपर्टीज़, अंसल एपीआई का काफ़ी नाम चलता था, जी। काफ़ी हॉट सेलिंग प्रॉपर्टीज़ थी उनकी। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो फिर वहाँ लगभग 4 साल काम किया, बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स थे रियल एस्टेट के जो हमारे गुरु रह चुके हैं। हम्म। तो जितना सीखने को वहाँ मिला, मैं सोचता हूँ कि और कहीं नहीं मिल पाएगा। बिकॉज नेचुरली जो फर्स्ट बॉस होता है, पहली नौकरी होती है, वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रहती है। तो रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजी सीखी वहाँ से, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिले, बहुत सारे लीडिंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मिले। ट्रैवल करने को भी बहुत बहुत मिला क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर बहुत था। और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगते थे, जैसे कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में। और बहुत मल्टी फैसेटेड एक्सपोजर था। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर रहे थे ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। फिर चांस की बात है, उसके बाद एक दूसरी कंपनी में जॉब करी, आईरियो डेवलपर्स गुड़गांव। वहाँ भी लगभग 3 साल जॉब करके उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। तो कुछ ना कुछ करना था एमबीए के बाद, इसलिए रियल एस्टेट, वो कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आपके लिए डेस्टिन्ड है तो हमारे कर्म भी, हमारे कदम भी उसी तरफ चलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबकॉन्शियसली कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल सर, आई एग्री। लेकिन सर स्टार्टिंग के सालों में आपको चैलेंजेस तो बहुत फेस करने को मिले होंगे, तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले थे? देखो, शुरू के 7-8 साल तो नौकरी करी है मैंने। हम्म। तो चैलेंजेस तो क्या, लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि ये एक्सपोजर फैमिली से मिला कि आप अगर नौकरी अच्छी करना चाहते हो, थोड़ी ग्रोथ चाहते हो नौकरी में, तो जितना कमा रहे हो उससे कम से कम 100 गुना अपना योगदान देना। जितना आप आउटपुट दोगे उसके हिसाब से आपके प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट्स होंगे। तो ये हमेशा बोला मुझे कि कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें कितनी सैलरी मिल रही है और आगे सैलरी बढ़ेगी या नहीं। उन्होंने कहा अपने मन से काम करो, सच्चाई और ईमानदारी से काम करो, ये बहुत मेरे बढ़िया सर। पिताजी का कहना था। बहुत बढ़िया। और बोले कि जितनी सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से करोगे काम, उसी में बरकत है। और जितना सीख सकते हो सीखना लोगों से, और अपना व्यवहार ठीक रखना। व्यवहार ठीक रहेगा तो व्यापार भी ठीक रहेगा। जी जी बिल्कुल। सर ऐसी कोई डील जिसने आपको रियल एस्टेट को देखने का नज़रिया ही बदल दिया आपका? कई बार हम सोचते हैं ऑफिस में बैठे बैठे कि कौन ही खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और कहाँ से ज़रिया बनेगा खरीदने का। बट उस टाइम हमें जो रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट पे जितनी विजिबिलिटी उस टाइम भी बन गई थी, हम्म। क्योंकि उस टाइम ईमेल का ज़माना था
और फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन पे आते थे, और लैंडलाइन से मोस्टली बात होती थी। मोबाइल्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, थोड़े महंगे भी होते थे उस टाइम। बट ईमेल इंक्वायरीज बहुत आनी शुरू हो गई थी। तो क्योंकि उस टाइम मेरी कंपनी का भी वेब प्रेजेंस बहुत था, और कंपनी के बारे में सुना बहुत था, लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए थे प्रॉपर्टीज़ में। तो हमें दुनिया भर से इंक्वायरीज आती थी, फ्रॉम प्लेसेस लाइक सऊदी अरेबिया, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो जितना सीखने को मिला उन उन क्लाइंट्स से, तो वो हमने नोटिस किया था कि हिंदुस्तानी चाहे जहाँ भी हो, जिस भी देश में हो, उसके मन में बहुत प्रेम है अपने देश के प्रति। बिल्कुल। और जितनी देशभक्ति एनआरआईज में है, उतनी शायद ही हिंदुस्तानियों में होगी। जितना वो पूजा पाठ करते हैं, जितना प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और जितनी संस्कृति को संभाल के रखा है अपने घर में उन्होंने, तो उनके घर वाले, उनके बच्चे भी कई बार आपको मिलेंगे कि हिंदी भी बोलते हैं, जो जो भाषा वो सिखाते हैं घर, वो सब बोलते हैं। तो वो सेंटिमेंट को देख के बड़ी हैरानी हुई और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि एनआरआईज बहुत बड़ी पॉपुलेशन में राइट। प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो एक चैलेंज नहीं, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, और बहुत अच्छा लगा इतने सारे एनआरआई से बात करके। और मुझे तो लगता है सर आज के टाइम पे गुड़गांव नोएडा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं वो एनआरआईज ही हैं। हाँ, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम हाई है, बिल्कुल। और नॉलेज भी अच्छी रखते हैं वो। और बात करने में वो पहले परखते हैं आपको कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं, कितना आपका बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है। और आपको एक फ़ोन कॉल उनसे, उन एनआरआई से आने से पहले आपका पूरा डिजिटल प्रोफाइल वो स्कैन करेंगे। तो नेचुरली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। तो उनके पास मीन्स भी हैं, वो पूरा आपका पर्चा चिट्ठा खोल के बैठे हैं। तो जितने आपके बारे में जितनी चीज़ें वो जानते हैं, शायद हम खुद भी ना जानते हो। सो डिजिटल प्रेजेंस का यही फ़ायदा भी बिल्कुल। है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड रेपुटेशन। बिल्कुल सर, आई एग्री। सर, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आप बोलते हो मतलब लोगों में होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करने के लिए, इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में सक्सेसफुल बनने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि इलॉन मस्क ने भी इसकी बात करी है, पेन टॉलरेंस। व्हाट? पेन टॉलरेंस कि आपका ओके। पेन टॉलरेंस। मुश्किलों को जूझने में, मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए कितने आप में क्षमता है। ठीक है। बिकॉज अगर हमारी एक सेल होती है, तो कम से कम 200 क्लाइंट हमें मना करते हैं उसके बिल्कुल। पहले। तो जो टॉप अचीवर होता है ना अपने स्कूल का या कॉलेज का, वो एक दो सेटबैक देख के वो निराश होकर अपनी फील्ड बदल देता है। तो यहाँ पे आशा के लिए 200 बार निराशा मिलती है। तो अगर वो निराशा से हम जूझ पाए, निराशा से कुछ सीख पाए, तब जाके हमारी सक्सेस होगी। और जब सक्सेस मिलेगी, तो आशा की किरण जब जागेगी, और जब वो इनकम आती हुई दिखेगी, तो अपने आप में वो 200 निराशाओं को कवर अप कर लेती है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे इलॉन मस्क ने बोला है, पेन टॉलरेंस। तो ऐसा मतलब हार्ड वर्क, एनर्जी, डेडिकेशन, डिवोशन, ये सब तो है ही। पर आप कितनी बार आपको लोग मना करें, और कब आप वो हाँ सुनने को, कितनी कितनी मेहनत से, और आप किस तरह हार ना मानने की शक्ति आप में कितनी है। तो कितना टॉलरेंस है आपको पेन, फेलियर, रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट के साथ डील करने का। तो वो बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट में खासकर। देखो, नॉलेज आजकल कस्टमर हमसे 10 कदम आगे है। बिल्कुल। अगर हम अपनी नॉलेज को ऊंचाइयों तक नहीं रख रहे हैं, अगर नॉलेज हमारी शार्प नहीं है, तो कस्टमर पकड़ लेता है। हम्म। और अगर वो फिर एक विश्वास उसको आप पे है कि नहीं, वो आपको हर एक क्वेश्चन में गेज कर रहा है वो। तो अगर आपने नॉलेज अपडेट नहीं रखी, अगर आपने कोई लूज स्टेटमेंट दे दिया, तो कस्टमर तुरंत पकड़ लेगा उसको। तो सबसे पहली बात, अपनी नॉलेज को आप इतना शार्प रखिए कि आप 100 लोगों को पीछे छोड़ दें। यू नीड टू बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। जी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, तो वो दिख जाएगा लोगों को। और वो साफ पता चलता है आपके 5 मिनट के व्यवहार में। कस्टमर जो 30-40 साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो भली बात है आपको पूरा परख लेगा, ऊपर बिल्कुल। से नीचे तक। जो जो आप बोल रहे हैं, जो जो आप पहन रहे हैं, जो जो आप कह रहे हैं, वो आपको अच्छे से परख लेगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। इस चीज़ से तो सर मैं एग्री करता हूँ, जो भी इंसान इन्वेस्ट करने आता है वो अपना पैसा अगर लगा रहा है 10 रुपये भी कहीं लगा रहा है, तो वो इतनी ज़्यादा रिसर्च करके आएगा आपके पास, और 50 लोगों से पूछ के आएगा 10 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, हर हर जगह की नॉलेज, मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर क्लाइंट का क्वेश्चन आ रहा है ना उसके दिमाग में, उससे पहले आपके पास आंसर होना चाहिए उसका। और ये बात भी मैंने देखी है कि जितना नॉन क्लाइंट होता है ना, उतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे एक्चुअली कोई जेन्युइन डील करेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो अननोन क्लाइंट है, जो आपको बिना किसी रेफरेंस के मिल रहा है, और आपको डिजिटल प्रेजेंस देख के आ रहा है, या फिर आपके हम्म। बारे में सुन के, आपके वीडियोस देख के,
तो वो जो डिग्री है अनफेमिलियरिटी, जितना वो नहीं जानता आपको, वो हमारे लिए बेनिफिट है। सर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों होता है? ये क्या साइकोलॉजिकल है कि जो हमारे नॉन क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे हमसे फेमिलियर हैं, वो लोग हम पे ट्रस्ट कम करते हैं? तो इसका जवाब ये जैक मा ने दिया है। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं जी चाइना जी में। जी। इनको कई सालों के लिए अंडरग्राउंड भी कर दिया था। ये बहुत करोड़पति आदमी है और इनको मल्टीपल रिजेक्शंस मिले अपने जीवन में। इनको मतलब केएफसी में काम करना चाहते थे, वहाँ भी रिजेक्शन मिला। मतलब इतने सारे लोगों ने रिजेक्ट किया है इनको, और तब जाके उन्होंने अलीबाबा कंपनी बनाई। उन्होंने कहा जब आपको सफलता की ऊंचाइयों ऊंचाइयों पर जाओगे तो आपको कमरे में सारे लोग मिलेंगे, पर वो अजनबी नहीं मिलेगा जिसने आपकी आपकी सक्सेस के लिए इतना योगदान दिया, उसने जिसने आपको सबसे बड़ा अपना बिग टिकट बिजनेस दिया होगा। आपके घर वाले मिलेंगे, यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार। मतलब ये जो हमारे यार दोस्त होते हैं, जो हमारे रिश्तेदारी में भी होते हैं, मामा, चाचा, बुआ, भाई बहन और जीजा, साड़ू भाई, ऐसे इस तरह के लोग। तो ये हमेशा आपको आपके आपके शुभचिंतक हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। पर हो सकता है कि अगर ये 10 लोगों को जानते हैं तो शायद उनमें से 7-8 लोगों से ज़्यादा संबंध रखते हैं इसके मुकाबले कि आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखें। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो विश्वास किसी अजनबी में कोई रखता है, तो उसमें कोई मतलब उसकी कोई छानबीन नहीं हो रही है, कोई उसकी मतलब ऑपरेशन नहीं रहेगा उसमें, कोई ऐसा ऐसा इतना डिटेल डिस्कशन नहीं रहेगा परिवार में कि कौन है ये, क्या डीलिंग करी आपने। तो वो एक फ्रीडम होता है काम करने का। हम्म तो वो फ्रीडम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जब अपने लोग होते हैं। हम्म। हालांकि वो हमारे शुभचिंतक है, कई बार हमें सपोर्ट भी करते हैं, हो सकता है ये एक्सेप्शन भी हो कई केसेस में। बिल्कुल। पर मैं हमेशा रेजोनेट करता हूँ जब जैक मा ने कहा था, और ये पब्लिक फोरम्स में कहा है उन्होंने, कि सारे लोग वहाँ होंगे आपकी आपकी सफलता में, पर वो अजनबी नहीं होगा, और अजनबी ने सबसे ज़्यादा बिजनेस दिया आपको। तो उस अजनबी को वैल्यू करें, जो अजनबी कस्टमर है ना, जिस कस्टमर को आप जानते नहीं हैं, दूर दूर से आपका आपका कोई नाता नहीं है, हो सकता है वही आपके व्यवहार पे, आपके बोलचाल पे, आपकी नॉलेज पे, हो सकता है कि वही मेहरबान हो जाए और वही भगवान बन के बिल्कुल। आपके आपके जीवन में आए। बट सर आपने जैसे एक चीज़ बोली कि ये एक्सेप्शनल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरे लिए देखा है, जब मैंने अपनी पहली डील करी थी रियल एस्टेट की, तो जो मेरा पहला क्लाइंट था वो मेरा नोन था। वो मुझ पे हम्म। बहुत ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने मुझसे ही वो प्रॉपर्टी खरीदी। हाँ जी, हाँ जी, ये तो होता है जीवन में। हो सकता है कि प्रॉपर्टी उन्होंने शुरुआत में ज़रूर जी। ली हो, बट आगे जाके 10-15-20 साल में आप देखेंगे तो मेरे जीवन में जो अजनबी क्लाइंट है उसका बहुत योगदान है, और हाँ, मैं उनको, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ मेरा सर। शत शत नमन है उनको, क्योंकि जितना मेरे जीवन में वो दे के गए हैं मुझे, तो शायद ही किसी जानने वाले शुभचिंतक ने जी दिया हो। नहीं, ये बात तो है सर। देखो, जो अपना क्लाइंट होता है ना, जो हमारा जान पहचान का होता है, वो ज़्यादा खोजबीन करता है, वो ज़्यादा आपको, मतलब ये नहीं बोलूँगा परेशान करता है, बट ज़्यादा आपको वो करता है, सही होगा ना, प्लीज़ अपना समझ के देना, ऐसे ऐसे ज़्यादा बोलेगा। लेकिन बाहर का क्लाइंट इतना ज़्यादा नहीं करता। और ये कहीं मैंने ना चीज़ कहीं वो देखी जो है। शुभचिंतक है आपका, जो परिवारजन में है या फ्रेंड सर्कल में है, कहीं ना कहीं वो आपको पैसा कमाता हुआ देख के इतना खुश नहीं है जितना शायद हाँ, अजनबी ये होगा। सर आपने पते की बात बोली क्योंकि है। उस प्यार में भी कुछ ना कुछ छुपा है, हाँ उस बिल्कुल। प्यार में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आप अगर अपने जान पहचान वाले से पैसा कमाओगे और उसको पता चलेगा ना कि आप उससे पैसा कमा रहे हो, हाँ, तब उसको थोड़ा सा ना ऐसा लगता है, उसको बिट्रेयल हुआ है उसके साथ। शायद ये कारण रहता है। हो सकता है कई सारे एक्सेप्शन हो जी इसमें, जी जी। पर जनरली देखा जाए तो हम्म आपके शुभचिंतक तो हैं, हम्म। पर कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं खासकर उनसे, तो कहीं ना कहीं छुपता है उनके दिल जी में। जी जी। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा रेरा के बारे में बताओ। बहुत सारी हमारी लोग हैं हमारी ऑडियंस में जिनको रेरा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो डीलर है वो बोलता है ये रेरा की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है रेरा के बारे में। तो थोड़ा सा रेरा के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या होता है रेरा, और रेरा पे सच में हम ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आपको बताता हूँ कि आजकल हम डिजिटल एज में जी रहे हैं। जी। तो इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। राइट। भले वो जेमिनाई हो, भले वो क्लॉड हो या चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं। तो अगर आप या कोई भी अगर रेरा के बारे में नहीं जानता है, तो जाहिर सी बात है उसने सर्च नहीं किया उसके लिए। अगर आप इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट डालेंगे चैट जीपीटी या जेमिनाई या गूगल पे या क्लॉड पे, तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट। आज की डेट में कोई भी अगर नई प्रॉपर्टी लॉन्च होती है जिसमें 5 से ज़्यादा ड्वेलिंग यूनिट है,
और स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। हर एक स्टेट का अपना अपना रेरा रेगुलेटर है, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर एडवर्टाइज हो रहा है उसमें रेरा लाइसेंस नंबर होना अनिवार्य है। ये सरकार की मैंडेट है, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा डूबा है। हो क्या रहा था कि रेरा इसलिए आया था, इसका ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बेचते थे, और जो उसमें पैसा आया उस प्रोजेक्ट का, उसको एक और प्रोजेक्ट के लैंड खरीदने में लगा दिया। तो फंड डाइवर्ट हो रहा था, मिस अप्रोप्रिएशन इसी तरह हो रहा था। और जो प्रॉपर्टी उन्होंने और जो प्रॉपर्टी वो आपकी बनाए चार नहीं साल दे में रहे, बननी थी, वो 10 साल में बनी। 8 8 10 10 साल बनी नहीं, लोगों का पैसा डूबा, लीगल केस हुए, कोर्ट जी केस जी। हुए। हाँ, रेरा तो के आने से पहले सर बहुत सारे स्कैम्स आते थे कि ये बेईमानी को रोकने के लिए, जी जी बिल्डर की जी। बेईमानी को रोकने के लिए रेरा बना। और रेरा की प्रावधान में ये भी है, प्रोविजन है कि क्रिमिनल एक्शन है डेवलपर के लिए भी, हम्म और जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसके लिए भी क्रिमिनल एक्शन है। हम्म। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी सचेत होकर चलना है कि जो भी प्रोजेक्ट वो प्रमोट कर रहा है उसकी इंटेग्रिटी, बिल्कुल। उसके फाइनेंशियल बुक्स, उसके प्रॉपर्टी पेपर्स, उसकी छानबीन करना एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का भी कर्तव्य है। अगर वो इस कर्तव्य को नहीं निभा रहा है तो अपने साथ भी धोखा कर रहा है, क्लाइंट के साथ भी धोखा कर रहा है। जी तो इस बात के लिए सचेत रहें। और कस्टमर किंग है आज की डेट में, और इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। सो इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। हम ये नहीं बोल सकते हमें देखा नहीं, हमें पता नहीं था, हमने सोचा नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है। और रेरा प्रोजेक्ट लॉन्च तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, बट साथ साथ आपको ये भी छानबीन करना ज़रूरी है जब भी कोई प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, तो बिल्डर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और कौन से कस्टमर ऑलरेडी उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं, और उनका क्या फीडबैक है, एक्चुअल कस्टमर रिव्यूज़। आप एक्चुअल कस्टमर रिव्यू सर्च करेंगे तो कई बार ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो आपने सोचा भी नहीं था, जो बिल्डर के सेल्स वाले भी नहीं बताएंगे आपको। और आप 10 कंसल्टेंट से बात करेंगे, वो भी खुल के शायद ना बता पाए। जो एक्चुअल कस्टमर रिव्यू आपको रेडिट जैसे फोरम में जी। मिलेगा, या कई सारे ऐसे कोरा जैसे फोरम हैं जो कि एक्चुअल रिव्यूज़ लिखते हैं कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम जब पोजेशन लिया, और पोजेशन के बाद क्या क्या मुश्किलें उनको फेस करने को मिली। तो वो अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसकी छानबीन बायर को ज़रूर करनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है रेरा के आने के बाद इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया है? इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है रेरा के आने के बाद। एक एंट्री बैरियर बन गया है। तो इस फील्ड में जो पहले सोचते थे कि वो बहुत आसानी से आ जाएंगे, खासकर एक परसेप्शन है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो रियल एस्टेट कंसल्टिंग में घुस रहे हैं। हम्म। तो वो एक गलत परसेप्शन है, क्योंकि आज की डेट में जितनी नॉलेज इस इंडस्ट्री में चाहिए, और जितना आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जितना कोऑर्डिनेशन चाहिए, बिल्कुल। और पीपल स्किल्स भी चाहिए, आपको लोगों से किस तरह हाई नेटवर्थ लोगों से बातचीत करनी है, क्या उनको नॉलेज देना है, और क्या आपको बताना चाहिए बिल्डर के बारे में और पेमेंट राइट। प्लान्स के बारे में। नॉलेज इज़ एवरीथिंग। अगर आपका ज्ञान पूरा है तो कस्टमर ज़रूर आएगा आपके पास। पर मेरा ये मानना है कि रेरा के आने से स्ट्रीमलाइन हुई है चीज़ें, एंट्री बैरियर बना है। खासकर अगर आप देखें महाराष्ट्र रेरा लाइसेंस जो है, उसके एग्ज़ाम के हॉल टिकट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा। उसके लिए पहले 6 हफ्ते ऑनलाइन क्लास होती है। आप ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट आप क्लियर करेंगे तब जाके हॉल टिकट मिलेगा। और जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जाना होता है आपको, तो आपकी घड़ी चेनें, मतलब पूरे स्कूल के एग्ज़ाम की फीलिंग होती है वहाँ पे। हम्म। उसका कोर्स इतना एक्सटेंसिव है, तो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, और सिर्फ जो अकम्पलिश्ड एक्सपीरियंस और पढ़े लिखे लोग हैं उसको क्लियर कर पाते हैं। हम्म। तो ये एंट्री बैरियर ज़रूरी भी है ताकि आप कस्टमर को मिसगाइड ना करें, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता हो रियल एस्टेट की। और कहीं ना कहीं हम उस लाइसेंसिंग फॉर्मेट में आ रहे हैं जो कि बाहर के देशों में फॉलो होता है, जैसे यूएस, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। अगर लाइसेंसिंग और एंट्री बैरियर होगा तो नेचुरली क्वालिटी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जो है वो बेटर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह से कस्टमर को भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। और एक और बात रेरा में दर्शाई जाती है कि सेपरेट एस्क्रो अकाउंट होगा हर एक प्रोजेक्ट का। जब एस्क्रो अकाउंट होता है तो अगर 1 रुपया भी निकल रहा है उस अकाउंट से, तो ऑडिटर को, बैंक को और गवर्नमेंट को उसकी एक्सप्लेनेशन जाती है कि किस लिए निकल रहा है और कहाँ निकल रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट के लिए नहीं जा रहा है तो अलाउड नहीं है। तो ये आपकी एडवांटेज मिलती है एस्क्रो अकाउंट में। और बाय मैंडेट ऑफ रेरा आपका प्रोजेक्ट का जो भी पैसा आ रहा है वो सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में उसी प्रोजेक्ट के लिए होगा, ताकि कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन, कोई भी डाइवर्जन ना हो, और क्लाइंट का पैसा बरकरार रहे, सेफ रहे, और कोई भी इसमें चोरी या बेईमानी ना हो। चलिए सर, आपकी बात एकदम सही है कि आपने सारी चीज़ें बता तो दी है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये काम करता है? चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी बिल्डर ने पोजेशन डिले कर दिया, तो एक होम बायर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, जो वो वहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है
अपने पोजेशन को जल्दी लेने के लिए, या बिल्डर से अगर उसको जवाब चाहिए तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसके पास क्या राइट्स हैं? तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब बनता है तो उसमें क्लॉजेज होते हैं जो कि अभी भी बिल्डर के फेवर में होते हैं। पर रेरा के आने के बाद कई सारे क्लॉज कस्टमर के भी फेवर में हैं। तो अगर एक क्लॉज तो ये है कि अगर कस्टमर अपनी इंस्टॉलमेंट डिले करता है तो फिर कस्टमर को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है और बड़ा भारी इंटरेस्ट पड़ता है वो। सिमिलरली अगर बिल्डर डिले करता है अपना पोजेशन और रेरा के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो रेरा भी उसको पेनल्टी चार्ज करेगी और उल्टा जितना डिले होगा उसको कस्टमर को भी पेनल्टी देनी है। तो ये प्रोविज़न पहले नहीं था पर आज की डेट में है। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मेरा यही अनुरोध है सबसे कि एक जो जानकार आपका वकील हो, एडवोकेट हो, उसकी उसका सलाह मशवरा किए बिना आप प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि आप अपने जीवन की जमा पूंजी लगा रहे हैं। तो अगर आप एडवोकेट की सलाह लेंगे तो आपके हित में जाएगा, क्योंकि खासकर जो नॉन एडवोकेट है आपकी फैमिली के लिए, जो प्रॉपर्टी मैटर्स में सक्षम है, वो आपको अच्छा एडवाइस देके जाएंगे और वो आपको थोड़ा बैकग्राउंड बिल्डर का भी बता सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो। लेकिन सर, क्या बिना लॉयर की हेल्प के हम रेरा में कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते देखो, बिल्डर के खिलाफ? कम्युनिकेशन जो भी हम रखें एकदम सटीक, स्पष्ट और एकदम साफ और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कई बार क्योंकि हम लेमैन हैं, हम लीगल लैंग्वेज से इतने फेमिलियर नहीं हैं, इतने विकसित नहीं हैं, कई बार हम गलतियां कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो वो गलती को मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप लॉयर की सलाह लें। और आजकल मल्टीपल फोरम्स हैं जहाँ पे लीगल रिड्रेसल है और बहुत फास्ट लीगल रिड्रेसल है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट, एनसीएलटी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और आप लीगल केस तो डाल ही सकते हैं। रेरा रेरा अथॉरिटी में भी कंप्लेंट होती है। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कस्टमर के हित में हैं और फास्ट ट्रैक हो रही हैं सारी डेवलपमेंट्स, बिकॉज इतनी बेईमानी हुई है लोगों के साथ। तो एक तरह से कहते जैसे अति आ गई थी ना, जी जी तो जी। इसलिए कोर्ट ने भी इमीडिएट रिड्रेसल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखा है सर, लॉयर्स को। भरोसा उठ गया था रियल एस्टेट पे से, हाँ, रेरा के आने से पहले। इतने बिल्कुल। ज़्यादा स्कैम हो रहे थे। हाँ, अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे किसी को भी, कोई भी बायर है, उसे इन्वेस्ट करना है रेरा की प्रॉपर्टीज़ में, तो वो रेरा की वेबसाइट पे जाके कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई कर सकता है? तो रेरा का लाइसेंस नंबर आप देख सकते हैं और प्रोजेक्ट का क्या लोकेशन है, पूरा लेआउट प्लान, फ्लो प्लान, सैंक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें आपको रेरा की वेबसाइट पे मिलेंगी। और उस प्रोजेक्ट का डिटेल में आप देख सकते हैं कि और उसी सेक्टर में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के पास रेरा लाइसेंस है वो आप देख सकते हैं। और नेचुरल सी बात है, ये पब्लिकली डिस्प्लेड है इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी बिल्डर आपसे छुपा नहीं सकता, समझा बुझा के बोल नहीं सकता कि जी बाद में आना, बाद में दिखा देंगे, अभी नहीं दिखा सकते। तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इस पर कुछ छुपाने वाली बात नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर रेरा पे रजिस्टर्ड है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके? देखो, आंख बंद करके विश्वास तो हमें किसी भी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। विश्वास अगर करेंगे तो उसकी छानबीन ज़रूर करें, और क्या वो आपका आधार है जिसकी वजह से आप विश्वास कर रहे हैं। अगर बिल्डर के कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके कस्टमर रिव्यूज़ आप डालें। आप चैट जीपीटी या क्लॉड या जेमिनाई में प्रॉम्प्ट डालें कि एक्चुअल कस्टमर रिव्यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, सेक्टर का नाम लिखिए और बिल्डर का नाम लिखिए। तो पूरी राम कहानी आपके सामने आएगी। अगर आप कन्विंस्ड हैं, अगर आपका विश्वास फिर भी है उस बिल्डर पे, तब जाके आप उस प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन करिए और क्या उसकी रेरा टाइमलाइन है, वेबसाइट पे क्या लिखी हुई है, कब तक पोजेशन मिलेगा आपको। और उसको साथ में आप कंबाइन करिए कि पहले वाले कस्टमर के क्या रिव्यूज़ हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, कितने सालों से हैं, और लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डर परफेक्ट नहीं है बिल्कुल। और कोई भी कस्टमर रिव्यू भी परफेक्ट नहीं है। तो जो भी आप विश्वास करें उसको करें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि मतलब पूरा 100% सच या 100% झूठ नहीं मिलेगा आपको, हमेशा मिक्स मिलेगा। तो अगर 90% चांसेस हैं कि आप बिल्डर से कन्विंस्ड हैं तो वी शुड गो फॉर दैट प्रोजेक्ट। सर, आपके हिसाब से इंडिया में सबसे कॉमन प्रॉपर्टी स्कैम क्या है? कौन सा स्कैम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि स्कैम से बचिए आप लोग। बट अभी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन कर रही है बेनामी ट्रांजैक्शंस पे। ओके। खासकर कंपनीज की आदत होती है कि किसी भी एम्प्लॉय के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसको कंपनी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बना के या फैमिली मेम्बर बना के, और फिर जब उसके एक्चुअल पते पे जाएंगे तो वो आदमी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये एक्चुअल बेनामी ट्रांजैक्शन अभी इलीगल है। तो सरकार इस पर बहुत स्ट्रिक्टली आ रही है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है इस पर। तो कोई भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो भी फंड्स का सोर्स है वो लेजिटिमेट सोर्सेज से होना चाहिए।
एक एक पैसे की आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए इनकम टैक्स का नोटिस आना ही आना है। लेकिन सर सबसे ज़्यादा स्कैम कौन से होते हैं हमारे इंडिया में? ऐसे कौन से स्कैम्स हैं जो आपके सामने कभी आए हों? तो स्कैम्स, ऐसी स्कैम सिटीज़ भी बहुत बनी है, जैसे एक लवासा का नाम आता है पूना में। हम्म। तो पूना में कई सारे डेवलपमेंट इश्यूज हुए थे, उनको उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया प्रोजेक्ट्स टीम से, आर्किटेक्ट टीम से। बहुत सारा उन्होंने सेल आउट किया, बट वही हुआ, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ। और अभी एक जैसे 200 एकड़ में घोस्ट सिटी बनी हुई है पूना के लवासा वाले बिल्कुल। टाउनशिप में। तो ऐसी घोस्ट सिटीज़ कई शहरों में बनी है, और इंडिया अकेला नहीं है इस ये रिस्पेक्ट घोस्ट में। सिटीज़ क्या होता है सर? घोस्ट सिटी है कि प्रोजेक्ट पूरा बिका हुआ है बट हम्म। डेवलपमेंट नहीं हुआ, अच्छा। और क्योंकि बेईमानी करी बिल्डर ने। क्या तो बेईमानी? टावर मतलब बन के खड़ा है बट फिनिशिंग नहीं हुई। तो ऐसे कई बार फैमिलीज़ में होता है कि जो लीगल ओनर है वो गुजर जाते हैं, और फिर फैमिली में डिस्प्यूट पड़ जाता है। तो ये भी चीज़ होती है, सक्सेशन मैटर्स होते हैं। ऐसे जापान और चाइना में बहुत केसेस हैं कि पूरे घोस्ट टावर्स बने हुए हैं, कि मतलब वो तो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत है वहाँ पे, क्योंकि कई बार लोग अपने बच्चों को भी बता के नहीं जाते हैं कि उनकी वसीयत में क्या क्या है। इसकी वजह से सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक उसका ट्रैक ही नहीं रहता है, और गवर्नमेंट भी उसको क्लेम करने में उनको समय लग जाता है कि एक्चुअल असेस करने में कि प्रॉपर्टी का ओनर जिंदा है भी कि नहीं है। और अगर उसकी फैमिली को नहीं पता है 2 3 4 जनरेशन्स तक, तो इस तरह ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। और आप देखिए हाई राइज टावर्स में, मतलब अकेलापन इतना है बाहर के देशों में कि लोग उस अकेलेपन से जूझने के लिए अपने परिवारजनों से कट ऑफ हैं। कोई वसीयत का विल का किसी को पता नहीं है, और जो इमीडिएट सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर है उसको भी 50 60 साल तक पता नहीं होता है। तो ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप के टाइटल के बारे में। सर आपको कोई ऐसा स्कैम याद है जो कहीं का भी पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रॉपर्टी स्कैम हो? देखो, सबसे ज़्यादा स्कैम तो मैंने सुना है, मतलब अपने शहर की बात करते हैं, नोएडा में ही स्कैम हुए हैं अच्छा। इतने। जैसे जेपी के कुछ बायर्स ने सफ़र किया, आम्रपाली ने सफ़र किया, आपके सुपरटेक के टावर्स डिमोलिश हुए। डिमोलिश हो गए। डिमोलिश हुए थे ट्विन टावर, वो तो हम्म। न्यूज़ में था। हम्म। तो कुछ ही कंपनीज हैं जिनकी गलत कामों की वजह से ये स्कैम ही हुआ एक तरह से, कि मिस अप्रोप्रिएशन हुआ फंड्स का। जो प्रोजेक्ट का पैसा लिया गया वो उस प्रोजेक्ट में ना लग के दूसरे प्रोजेक्ट्स के तरफ डाइवर्ट किया गया। तो जब टॉप मैनेजमेंट से ही शुरू होती है छोटी छोटी चोरियाँ, छोटी छोटी बेईमानी, तो वो जाके आगे जाके ब्रांड इमेज को इम्पैक्ट करती हैं। और वो जब कस्टमर को हिट करता है, तो जो अपने जीवन की जमा पूंजी लगाता है आदमी या औरत, तो वो चुप नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई और मेहनत और पसीने की कमाई है वो। तो जब उसका लीगल फोरम में रिड्रेसल जाता है, जैसे कई सारे बिल्डर्स हैं जिनके नाम छपते रहते हैं अखबार में, कई लीडिंग बिल्डर्स भी हैं जिनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से नोटिस मिला है, क्योंकि 100 बायर्स ने एक साथ इकट्ठे होकर कंप्लेंट करी। अच्छा। और अगर पोजेशन 1 साल भी डिले हुआ, पोजेशन के बाद भी बिल्डर को पेनल्टी देनी पड़ी। हम्म। तो आजकल लीगल रिड्रेसल, अगेन दे वेंट थ्रू एन एडवोकेट बिल्कुल। और अ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, क्योंकि वो ज़्यादा सक्षम है उस काम को समझने में, और पूरा उसका लीगल, प्रॉपर लीगल तरीके से रिप्लाई देने में। हो सकता है आप और मैं क्योंकि ट्रेंड नहीं है इन द लीगल लैंग्वेज, तो हम में शायद वो कमी रह नहीं, सकती है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे इसीलिए सलाह है कि आपके लिए भी एक पॉइंटर है कि कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करें, एडवोकेट को ज़रूर इन्वॉल्व करिए। बिकॉज 1 या 2 रुपए की बात नहीं हो रही है, आपके पूरे जीवन की जमा हैं। पूंजी की बिल्कुल। बात हो रही है। सर लाल डोरा प्रॉपर्टीज कौन सी होती है और इनको खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पुराने मतलब दिल्ली के कुछ अर्बन विलेजेस हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं। तो उसके लीगल टाइटल आप चेक करें, क्या क्या पेपर्स अभी आपको मिलते हैं इस पर्टिकुलर लैंड के लिए, और रीडेवलपमेंट एक्चुअली अलाउड भी है इन एरियाज़ में या नहीं, क्योंकि ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स को भी टच करते हैं। ऐसी एएसआई प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लाल डोरा भी होती हैं। तो उसमें रीडेवलपमेंट अलाउड है कि नहीं, तोड़ के बनाना अलाउड है कि नहीं, ये फिर आप अथॉरिटी से चेक करिए, लीगल फोरम्स पे चेक करिए। और जो एक्चुअल, जैसे दिल्ली में डीडीए या एलएनडीओ है, उनके ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं, या किसी इंटरमीडियरी किसी ब्रोकर से भी चेक कर सकते हैं आपको रीडेवलपमेंट राइट्स हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्शन राइट्स हैं कि नहीं, और आपकी प्रॉपर्टी चेन में सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, या एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये इन सारी चीज़ों का ध्यान आप रखिए। और यूजली इनमें मल्टीपल ओनरशिप होती है, तो फैमिली में जितनी भी चेन है ओनरशिप की, उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं।
ये नॉर्मल एडवाइस आपको रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी दे सकता है। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि जैसे हम लोन लेते हैं हम्म। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन लेते ही लेते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो, पहली बात, इतनी बड़ी अमाउंट हम कैश में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा। जब आप लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करती है, चाहे वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो, इसके पास्ट के बारे में हो, प्रेजेंट के बारे में हो, फ्यूचर के बारे में हो, हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद ही बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगी। हम्म। तो क्या बोलते हो अब कि अगर कोई इंसान लोन ले रहा है बैंक से, तो उसको आंख बंद करके बैंक पे भरोसा कर देना चाहिए, या उसके बाद भी उसको चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए अपने हिसाब से? तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे लीगल सिस्टम की और बैंकिंग सिस्टम की। बैंकिंग सिस्टम आज भी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। तो अगर लोगों के पास फंड्स भी होते हैं, अगर वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो भले वो 10-20 लाख का लोन उसमें ज़रूर लेंगे। बिल्कुल। और इसी में समझदारी है, क्योंकि जो बैंक का ड्यू डिलिजेंस होता है, खासकर इंडिया में, बिल्कुल। वो एकदम परफेक्ट और फ्लॉलेस होता है। तो हम्म। मतलब आप कई चीज़ें वो आपको बता देंगे जो शायद आपका लॉयर भी नहीं बता सके, हम्म। क्योंकि उनकी पूरी लीगल टीम है और जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है और कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस करते आ रहे हैं वो। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि बैंक का जो ड्यू डिलिजेंस है प्रॉपर्टी खरीदते समय, वो कई बार लॉयर्स को भी सुपरसीड कर जाता है, क्योंकि उसमें बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और बैंक तो आपको 1 रुपया देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करेगी और कम से कम 10 वहाँ चेकलिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो बैंक आपको फीडबैक देता है और लोन डिसबर्स होता है या नहीं वो उस एक डॉक्यूमेंट पे भी डिपेंड करता है कई बार। सर पेमेंट करने से पहले बायर को कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और उसको क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए उससे पहले? तो प्रॉपर्टी खासकर अगर आप रीसेल में ले रहे हैं या फिर डेवलपर से प्राइमरी में ले रहे हैं, तो पूरे प्रॉपर्टी का आप लेआउट प्लान, फ्लो प्लान, टाइटल क्या चला आ रहा है प्रॉपर्टी का टाइटल आज की डेट में तो हम देख रहे हैं, बट आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं पिछले 40-50 साल पहले तक का। यहाँ पे पहले क्या होता था, आप उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री में जाइए कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं था, कोई इनकम्बरेंस तो नहीं था, कोई ऐसी नेचुरल जोग्राफिकल फीचर जो नहीं था जो कि हटाया गया, या कोई पेनल्टी तो नहीं देनी पड़ी थी किसी को भी इस लैंड पे। ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में मिलती हैं। ड्यू डिलिजेंस इसी को कहते हैं कि आप पूरी जांच पड़ताल करिए। 1 या 2 साल की नहीं, 40-50 साल तक आप कर सकते हैं। अगर आप एडवोकेट को बोलेंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके बारे में। अगर चेन में कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है, कई दिल्ली में प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी 7-8 बार ओनरशिप बदल चुकी है, हम्म। तो उन सारे टाइटल रिकॉर्ड्स को आप चेक करिए। एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ में या गुड़गांव में भी, कि अगर 7-8 बार 10 बार ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर फैमिली के थे, उनका फैमिली ट्री क्या था। ऐसी 8-10 फैमिलीज़ का पूरा फैमिली ट्री बनता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन कोई ट्रांसपेरेंटली नहीं बता रहा आपको, तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है उसमें। और तब जाके आप एडवोकेट की सलाह से आप बोलिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये नहीं है, ये मिसिंग है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसी के हिसाब से आप ऑफ़र दीजिए। कोई इसमें फ़ायदा नहीं होगा कि आप कोई भी ऊंचा ऑफ़र दे के उल्टा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बिल्कुल। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है पूरे चेन में, तो फिर आपको हक है एज ए बायर कि आप उस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंगली ऑफ़र उसी तरह से लगाएं। मतलब उसमें आप अमाउंट में आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्योंकि जी कम पेपर करेंगे, तो बोलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी पेपर में बोलते, ब्रोशर राइट। नहीं बोलेगा कुछ। ब्रोशर तो सारी अच्छी बातें बोलेगा, हम्म। बट आप जब डॉक्यूमेंट चेन को स्टडी करेंगे, ब्रोशर तो आप सुंदर ब्रोशर आपको मन बहलाने को के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम वीडियो देख के अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। हम्म। और आपने अगर पेपर स्टडी नहीं किए, एडवोकेट का सलाह मशवरा नहीं किया, तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मुझे पता नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है। सर अगर किसी बायर को पता चलता है कि वो किसी प्रॉपर्टी स्कैम और फ्रॉड में फंस चुका है, शिकार हो चुका है, तो तुरंत कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है? तो अगर ऐसा हुआ है, तो अपनी गलतियों का सुधार करना भी हमारा कर्तव्य है। गलती अगर करी है तो उसका क्या समाधान है और क्या प्रोविज़न है जिसकी वजह से आप अपने फ़ंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पैसा तो चला गया आपकी जेब से और स्कैम हो गया आपके साथ, तो आप पहले डेवलपर के ऑफिस जाइए, कुछ उनसे प्यार मोहब्बत से पूछिए कुछ पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि जो काम लीगल तरीके से होता है उससे आवाज़ ऊंची करने में या लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारा खुद का एक खून खोलेगा, खुद का एक खून खराब होगा, बिल्कुल। अगले आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका इरादा तो बेईमानी का है। तो किसी बेईमान को अगर लाइन पे लाना है, तो उसके लिए आप लीगल फोरम पे जाइए।
हमारा जो लीगल सिस्टम है उस पर विश्वास रखिए। कई लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो हमें सकारात्मक सोच रखनी है लीगल सिस्टम के लिए भी, क्योंकि जो लॉ है वो हमारे हित के लिए है। कई बार आदमी गलतफहमी करता है कि लीगल कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो लेने देने पड़ जाएंगे, वकील पैसे कमा जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। तो वकील आपके विश्वास का होना चाहिए। लेकिन सर ये डर भी कुछ गलत तो है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ऑन ग्राउंड अगर आप रियलिटी चेक करो तो ऐसे ही होता है। कोर्ट में सालों साल केस चलते रहते हैं, लॉयर्स पैसा बनाते रहते हैं, उस वो चाहते हैं कि वो जो क्लाइंट है वो जल्दी निकले ना उनके चंगुल से। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? मरता क्या नहीं करता, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी को अगर बेईमानी के स्कैम में फंस गया तो लीगल फोरम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। या तो आप आ जाओ गुंडागर्दी पे, हम्म। उसका क्या फ़ायदा है, पुलिस आपको ही उठा के पुलिस ले आपको ही जाएगी। उठाएगी फिर आप और अलग केस तो में पड़ गलत जाओगे। काम का गलत नतीजा है। आप सकारात्मक तरीके से जो लीगल सिस्टम से जो कानून के अकॉर्डिंग सही तरीका है उसको अपनाइए। और अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को तो काटेंगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमें तो बुद्धि दी है भगवान ने। तो इसलिए आपके लिए यही ज़रूरी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, जो लीगल सिस्टम को फॉलो करते हुए आप लीगल फोरम में अपना फोरम एड्रेस करिए, और पूरे तरीके से उस पर आप लीगल केस डालिए। और अगर लॉयर का सलाह मशवरा लेंगे वो आपके हित में जाएगा। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें प्लॉट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या अपार्टमेंट पे, देखिए, क्या बेटर है? प्लॉट आपको हमेशा एक्सपोनेंशियल अप्रिसिएशन देता है। ओके। प्लॉट में जितना अप्रिसिएशन मिलता है उतना कई बार अपार्टमेंट्स में नहीं मिल पाता है। हालांकि कुछ माइक्रो मार्केट गुड़गांव या दिल्ली में ऐसे भी हैं जहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स का ट्रेंड 7-8 गुना अप्रिसिएशन दे चुके हैं कुछ सालों में, जो कि प्लॉट विला बंगलों को बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो कुछ माइक्रो मार्केट्स लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ डिमांड ज़्यादा आ गई। जैसे गोल्फ कोर्स रोड की हम बात करें, मैग्नोलियाज, सरालियाज, कमीलियाज, अब डालियाज भी आ गया। राइट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे डिमांड बिल्कुल ही अनमैच्ड है, और जो कि प्रीमियम सोने के, मतलब प्रीमियम गोल्ड माइन जैसे एड्रेस हो गए। इस तरह गोल्फ लिंक्स हो गया, जोरबाग हो गया दिल्ली में। कुछ कॉलोनीज ऐसी है जहाँ पे हमेशा प्रीमियम रहता है, डिफेंस कॉलोनी हो गया। तो लोग यहाँ पे हमेशा ही आना चाहते हैं। कुछ पुल फैक्टर है यहाँ पे, जिसकी वजह से सेंटिमेंट बहुत ऊपर है। सेंटिमेंट क्योंकि पॉजिटिव है तो लेन देन ज़्यादा है, लोगों का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, बिल्कुल। पॉपुलैरिटी ज़्यादा है इन एरियाज़ में। चाणक्यपुरी में कई एरियाज ऐसे हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। तो इसी तरह कुछ माइक्रो मार्केट्स गुड़गांव में उभरते हुए हैं, जैसे बिलियनर्स ब्लॉक है द्वारका एक्सप्रेसवे में। यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, एली साहब, एस्टन मार्टिन, मैरियट। तो ये ब्रांडेड रेजिडेंसेस कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं लोग। अभी नोएडा में भी हमें देखने को मिले, जेकब एंड कंपनी, एली साहब। सो वेरी गुड बिल्डर्स आर कमिंग अप विद दीज वर्ल्ड वर्ल्ड रिप्यूटेड ब्रांड्स। तो आप सोच समझ के फैसला लीजिए, बिकॉज माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पे अपार्टमेंट्स का ट्रेंड आने वाले टाइम में, हाइट विल ऑलवेज कमांड अ प्रीमियम, हाइट एंड सी व्यू। तो सी व्यू तो है नहीं दिल्ली में, तो इसलिए वाटर बॉडीज़ के व्यू आते हैं कुछ। और हाइट जहाँ भी आपको प्रीमियम देता है पूरे वर्ल्ड ओवर, हाइट एंड सी व्यू विल ऑलवेज गिव अ प्रीमियम। तो उस प्रीमियम को आप ज़रूर ध्यान में रखें। सर आपने जैसे बोला कि वाटर बॉडीज़ के व्यूज़ आते हैं, तो सर उससे तो मुझे लगता है कि क्योंकि दिल्ली में तो सिर्फ नाले हैं वाटर बॉडीज़ के नाम पे, हाँ हाँ। और नालों के आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसे तो कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा। कुछ जैसे आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज हैं, कुछ स्विमिंग पूल फेसिंग, सेंट्रल ग्रीन फेसिंग ओके। प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लब हाउस फेसिंग हैं। हम्म। तो कई सारी फैसिलिटीज़ आजकल बिल्डर्स दे रहे हैं। जैसे गुड़गांव में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि गोल्फ कोर्स फेसिंग है। तो एक तो डीएलएफ गोल्फ कोर्स हो गया, एक इधर कर्मा लेकलैंड की तरफ भी बहुत सुंदर गोल्फ कोर्स है। सो शोभा डेवलपर्स हैज़ अ प्रोजेक्ट ओवर देयर, जो कि अनमैच्ड अनपैरेलल्ड व्यूज़ हैं। और जितना आप ग्रीनरी के पास जाएंगे तो एक्यूआई भी बेटर होता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर मुझे एक चीज़ बताइए, रेडी टू मूव फ्लैट्स में हमें जाना चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स हैं प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये डेवलपर्स और बायर्स एक्चुअली सोच के आते हैं कि उनको रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टी चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन। और 90% इंक्वायरीज हमें आजकल इसीलिए आ रही है कि उनको रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टीज़ चाहिए। वो रुकना नहीं चाहते पोजेशन के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन आपके लिए ठीक है अगर आपकी जॉब स्टेबल है या बिजनेस स्टेबल है, आपको इसी शहर में रहना है, कोई प्लान नहीं है मूव करने का। और अगर आप ईएमआई दे सकते हैं अपने इनकम के बेसिस पे। रूल एक ये भी कहता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी आपको बताएंगे, कि 25 to 30% ऑफ योर सैलरी अमाउंट और ऑफ योर मंथली इनकम, वो ओनली ईएमआई दैट में अमाउंट चाहिए। शुड गो इन द ईएमआई। अगर उससे ज़्यादा आप देंगे तो आपके लिए स्ट्रेच होगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो उस बात का ध्यान रखिए। और
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बिल्डर की छानबीन करिए अच्छे से, उनके एक्चुअल यूज़र रिव्यूज़ पढ़िए, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो डिलीवर हुई हैं उसके बारे में देखिए। अगर आप वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आप ये नहीं कह सकते आपको नहीं पता था, आपने देखा नहीं, बिकॉज अगर आप नॉलेज में कोई भी शॉर्टकमिंग छोड़ रहे हैं, अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह, तो वो हक आप छीन चुके हैं बोलने के लिए कि आपको पता नहीं था, क्योंकि आपने खुद ही एफर्ट नहीं किया उसके बारे में जानने के लिए। सबसे वर्स्ट डिसीजन जो आप ले सकते हैं, इमोशनल बाइंग डिसीजन, किसी चाहने वाले या किसी शुभ चिंतक के बोलने पे आपने प्रॉपर्टी ले ली बिना छानबीन किए, बिना ड्यू डिलिजेंस किए, और इमोशनली चार्ज होकर आपने प्रॉपर्टी ले ली, वो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारिए। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अपने फ़ायदे हैं कि आपको होम लोन पे ईएमआई दे सकते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है होम लोन पे। बट रेडी फॉर पोजेशन के अपने फ़ायदे हैं, कुछ आपको डेफर्ड पेमेंट प्लान आजकल देते हैं बिल्डर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, 30-70 प्लान या 30-40-30 पेमेंट प्लान, जो कि पोजेशन लिंक्ड होता है। तो उसमें आपको 30% दे के आपको फिर अगली इंस्टॉलमेंट तो दो या सर दो ईएमआई ढाई तो 3 साल बाद। उस पे भी बन सकती है ना, रेडी टू मूव इन में भी तो बन सकती है, रेडी टू हाँ, पोजीशन में। बट रेडी फॉर पोजेशन में आपको यूजली 100% डाउन पेमेंट देना है। हंड्रेड ईएमआई परसेंट आपकी बन हाँ। जाएगी, बट आपको 20 साल बाद 20 साल तक देते रहे लोन। हम्म। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन क्योंकि मैंने देखा अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें कभी भी हमें आ जाता है कि अब देना है आपको पैसा। मतलब उसमें रेगुलेशन ज़्यादा वैसी नहीं होती जैसे अगर हम रेडी टू पोजेशन वाली में जाएंगे तो हम बैंक से एक लोन करवाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ईएमआई बनती है। बट रेडी टू वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें बिल्डर हमें कभी 6 महीने में बोल देता है कि आप 5 लाख रुपए डाल दो, कभी वो क्या बोलते हैं 1 साल बाद बोल देता है कि आप 10 लाख रुपए डाल दो, इस तरीके से भी होती है तो चीज़ें। बात वही आ जाती है कि आप अगर आप शार्प शूटर हैं तो आप हम्म। अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, हम्म। क्योंकि आपका निशाना सही नहीं लगेगा। तो अगर आप ब्लाइंड फोल्ड होकर कोई भी तीर चलाएंगे तो गलत निशाने पे जाएगा वो। इसलिए बात वही आ जाती है एजुकेशन के बारे में, कि हम्म। आपने प्रॉपर्टी के बारे में ड्यू डिलिजेंस किया कि नहीं। हम्म। आप इमोशनली चार्ज होकर कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे। लेकिन सर सिर्फ प्रॉपर्टी ही थोड़ा ना है, चलो ठीक है आपने प्रॉपर्टी के बारे में ड्यू डिलिजेंस कर लिया, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने देखी, आपने देखा बिल्कुल खंडर है अभी, उसने आपको दिखाया, आप अपने आईपैड में दिखा दिया जी सर ऐसा बनेगा ये, आपको सपने दिखा दिए बिल्कुल आलीशान घर के, लेकिन आज से 5 साल बाद आपका पोजीशन है, 5 साल तक उसने पैसा इकट्ठा कर लिया जितना भी इकट्ठा करना था, उस पैसे को उसने लगा दिया दूसरी प्रॉपर्टी में, अब उसके बाद पैसा बचा नहीं, अब क्या करेगा, वो कच्चा काम करेगा। तो इसीलिए तो रेरा प्रोविजन प्लेस में है। अगर आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन भी मॉनिटर हो रहा है, अच्छा। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हर एक माइलस्टोन आपको अपनी वेबसाइट पर डालना ज़रूरी है। अगर आप नहीं डाल रहे हैं, कस्टमर को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर को पूरा हक है कि आपके लीगल केस तो उसमें डाले। ये भी होगा कि कौन सा सीमेंट लग रहा है, कौन सी क्या रॉ मटेरियल लग रहा है, ये इतने थोड़ा ना होगा। डिटेलिंग में तो कोई ये भी नहीं नहीं होगा ना, जाता है। वही बट चीज़ ये है। है कि वो अगर इंस्टॉलमेंट आपसे मांग रहे हैं और हम्म। उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, हम्म। जबकि उसने कमिट किया था आपको कि कंस्ट्रक्शन करेगा, हम्म। तो आपको पूरा हक है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के बारे में अपडेट लेने का। एक्चुअल साइट इमेज, एक्चुअल वीडियो साइट का आप मांग सकते हैं डेवलपर हम्म। से। अगर वो नहीं दे रहा है तो कस्टमर को पूरा हक है कि वो रेरा अथॉरिटी में जाए और कंज्यूमर कोर्ट में भी जाए और इंस्टॉलमेंट देने से मना करे। ऐसा कोई प्रावधान आपको रोक नहीं सकता कि आप मना करें आप इंस्टॉलमेंट देने से, है ना। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट डिले करते हैं, उस एक पर्टिकुलर वजह से डिले करते हैं, तो आप एक्चुअली बता सकते हैं बिल्डर को, और पूरा उसमें आप लीगल केस बना सकते हैं उसके बारे में। जी। सर गुड़गांव या नोएडा, इन दोनों में से कौन सा प्लेस ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पैसा बनेगा ही बनेगा? तो कह सकते हैं कि नोएडा का रियल एस्टेट दौड़ रहा है और ओके। गुड़गांव का रियल एस्टेट उड़ रहा है। तो दौड़ने और उड़ने में इतना ही फ़र्क है अच्छा। कि गुड़गांव में एक्चुअली लकी इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्चून 500 कंपनीज, राइट। मोर देन 300 कंपनीज हैव द प्रेजेंस इन गुड़गांव। तो इसलिए इस रिस्पेक्ट में जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, उन सबको ड्वेलिंग यूनिट भी आसपास चाहिए। तो खासकर दूसरे शहरों से अगर लोग आ रहे हैं तो वो इसी गुड़गांव में घर लेना चाहते हैं। तो जितने कॉर्पोरेट्स गुड़गांव में हैं, नोएडा में धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं, इसलिए गुड़गांव के प्राइसेस भी नोएडा से थोड़े ज़्यादा हैं। हालांकि नोएडा में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और जेवर एयरपोर्ट की वजह से बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों को। बट गुड़गांव हैज़ बिन लकी बिकॉज कॉर्पोरेट्स बहुत आ गए वहाँ पे ऑलरेडी। सर अगर किसी के पास 25 लाख का बजट है तो उसको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर बेटर प्रॉफिट्स, इन्वेस्ट करने से पहले? तो
नॉर्मली हमें दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा में 2.5 से 3 करोड़ प्रॉपर्टी इससे नीचे कम में मिलती नहीं है। हालांकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है बैंक लोन के लिए, तो कुछ आपको अपने फंड्स थोड़े एलोकेट करने चाहिए घर में कि कहाँ कहाँ लगे हुए हैं फंड्स ऑलरेडी। ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर होल्डिंग और स्टॉक्स में अगर लगे हैं पैसे, तो सारे फंड्स को कंसोलिडेट करके थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर लेके आप देखते देखते आपके कई सारे फंड्स निकल आते हैं घर से भी। तो उस फंड को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि छोटी सोच एक अपराध है। तो हमें बड़ा सोचना चाहिए, और जितनी महंगी प्रॉपर्टी हम अफोर्ड कर पाते हैं, थोड़ा उम्मीद से दुगना हमें बजट बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए, और फैमिली की पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी चाहिए। तब जाके एक एसेट बनेगा जो कि बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, एंड वी कैन हैव अ लेगेसी विच इवन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन विल बी प्राउड ऑफ। क्योंकि आज भी अगर हम सोचें कि हमारे परदादा या उनके पिताजी ने जो किया हमारे लिए, तो जो वो एसेट छोड़ के गए हैं, आज की डेट में हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं उसको। तो क्यों ना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के जाएं, ताकि एक लेगेसी क्रिएट करें अपने चाहने वालों के लिए। वो हमें मन में एक इमोशन रखना चाहिए। चलिए सर, अभी तो हमने 25 लाख के बजट की बात करी, अब बात करते हैं किसी के पास अगर 1 करोड़ रुपया है, तब उसे क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से ऐसी कौन सी प्रो टिप मिलेगी उसे? तो इस तरफ आपके न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे में भी कई सारी आपको रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टीज़ भी 1 से 1.5 करोड़ के बजट में मिलती हैं। थोड़ी सी पुरानी होंगी। अगर आप इंटीरियर वर्क कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ अगर आप थोड़ा सा उसमें प्रॉपर्टी टाइटल ज़रूर चेक करिए। कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में, पेपर्स पूरे होने चाहिए। अगर लोकेशन अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा विजन आपको रखना भी होगा। अगर प्रॉपर्टी सपोज़ आज की डेट में सिटी सेंटर दिल्ली से या एयरपोर्ट से करीब अगर 30-40 मिनट की ड्राइव पे भी है, जाहिर सी बात है अगर बजट कम है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा आपको। अगर आपके ड्राइविंग डिस्टेंस में है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बूस्ट आपको दिख रही है कि हाईवे कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, और सिग्नल फ्री स्ट्रेच बन रहा है, एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी है, आसपास स्कूल्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, कॉलेजेस, ये सब प्रोविज़न है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। क्योंकि आपको गाड़ी तभी नहीं निकालोगे जब सारे सिग्नल ग्रीन मिलेंगे। तो गाड़ी तो आप अगर नहीं निकालोगे तो गाड़ी की बैटरी बैठ जाएगी। बिल्कुल। तो गाड़ी निकालने के लिए थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा लाइफ में। सकारात्मक सोच रखेंगे तो बहुत चीज़ें होती है जो अच्छी भी होंगी आपके लिए। एक किसी गांव में कहावत थी ना कि हो कुछ नहीं रहा था, पर एक आदमी ने बोल दिया कि आसमान गिरने वाला है हमारे सिर पे। अब ये अगर भय बैठ गया मन में, तो आसमान तो कभी भी गिर जाएगा, और हो सकता है आपको पूरा जीवन बीत जाए, आसमान गिरे ही ना। लेकिन आप उस डर में जीते रहोगे। अगर उस डर में जीते रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। बिल्कुल। तो थोड़ा डर को साइड में रख के एक रिस्क लीजिए लाइफ में, और एक एसेट, एक लेगेसी छोड़िए अपने चाहने वालों के लिए। बहुत अच्छी बात है सर। सर, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, हाँ जी। है ना? आपको फास्ट फास्ट आंसर करना है, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा रहेगा, मतलब आप ऑप्शंस दूंगा मैं आपको, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? प्लॉट या अपार्टमेंट? अपार्टमेंट। ईएमआई या रेंट? EMI। कमर्शियल या रेजिडेंशियल? रेजिडेंशियल। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मिथ? रियल एस्टेट का मिथ, ये हम बोल सकते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी में लीगल टाइटल होना। तो ये एक तरह से मिथ ही है, क्योंकि बेनामी तो बेनामी होती है। ठीक है। फर्स्ट टाइम बायर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स? बिना कोई रिसर्च किए इमोशनल डिसीजन लेना, और बिना ड्यू डिलिजेंस करे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर बायर को इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए? कन्वेंस डीड होना चाहिए प्रॉपर्टी का, दैट इज द कन्वेंस ओनली डीड। लीगल प्रूफ। ओके। एक ऐसा सिटी जिसमें आपको फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देता है? अयोध्या, वृंदावन, पुणे, नागपुर और सूरत। एक पूछा था आपने, बहुत सारे बता दिए, तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत फायदेमंद डील दे दिया आपने। तो सर, क्लोजिंग करते हैं इस चीज़ की। हमें आई थिंक इस पॉडकास्ट में हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। रेरा की हमने आज तक बात नहीं करी थी, तो रेरा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए लोगों को। आई थिंक बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी इसमें। आपकी तरफ से सर हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनको उनकी लाइफ में 10x ग्रोथ तक लेके जाए? तो मेरा ये मानना है कि सही निर्णय भी तभी लिया जाता है जब 2-3 बार गलत निर्णय लिया जाए। तो अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। वो हमारा
उसी तरह भगवान ने हमें बनाया कि एक दो गलतियां होती कभी, तब जाके सही निर्णय लिया जाता है। तो सफल होने के लिए भी असफलता होनी ज़रूरी है। और एक सोहन प्रकाश द्विवेदी हैं कवि, इन्होंने कुछ एक कविता लिखी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, ये हमारे बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार नहीं होती। होती। तो कोशिश आप करिए, सच्चाई और ईमानदारी से कोशिश करिए। कुछ गलतियां करेंगे रास्ते में, बट आने वाला समय अच्छा है भारत के लिए। और कुछ गलतियां करके अगर कुछ सही एसेट बनाएंगे आप अपने बच्चों के लिए, चाहने वालों के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर अगर किसी को हमारी ऑडियंस में से आपसे कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? हाँ बिल्कुल, आपका चैनल है तो आपको एक मैसेज डाल दें, और हमारा आपका प्रेम संबंध तो है ही, तो वो बिल्कुल। मैसेज हमारे पास पहुंच ही जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सर आपके जितने भी चैनल हाँ लिंक्स जी, हैं हाँ जी, वो सोशल डाल मीडिया दीजिएगा। प्रोफाइल्स के, मैं वो ऐड कर दूंगा। आपसे अगर कांटेक्ट करना है तो डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाल हाँ, सकते हैं। वेब लिंक आप डालेंगे, मेरी वेबसाइट है kdcgroup.in, उस हम्म। पर आप मेरा सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड है, kdcgroup.in, उस पर जा सकते हैं। सो ये था हमारा पॉडकास्ट परीक्षित जी के साथ। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।